प्रधानमंत्री मोदी के कसीदे और तारीफ में एक पूरी किताब लिखने वाली लेखिका मधु पूर्णिमा केसर के एक ट्वीट ने पीएम मोदी के निजी जीवन की सबसे संदिग्ध कहानियों को सार्वजनिक कर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मधु पूर्णिमा बीजेपी और मोदी की बेहद करीबी लेखक में से एक है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि कैसे बेहद कम पढ़ी लिखी स्मृति ईरानी को विशेष सुविधा के बदले मंत्री पद पर मोदी के द्वारा ऑफर किया गया था। आपको बता दें, बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने कई करीबी बीजेपी की महिला नेताओं को अपने साथ सोने के बदले मंत्री पद और सांसद पद ऑफर करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी के इसी बयान पर जवाब देते हुए मधु पूर्णिमा केशव ने पूरी स्टोरी एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर, जिस पर मशहूर यूट्यूब पर ध्रुव राठी ने मोदी के ओ माय गॉड वाला डायलॉग ट्वीट कर चुटकी दी। मधु पूर्णिमा अपने ट्वीट में कहती हैं, ये बात समझाती हैं कि मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता संभालते ही उनसे सुरक्षित दूरी क्यों बनाए रखी। मैं उन्हें अपनी किताब की कॉपी देने तक नहीं दी, बस उनके पसंदीदा नौकरशाह भारत लाल के जरिए बिना हस्ताक्षर वाली कॉपी भेज। मोदी द्वारा अतरंगता के कारण सांसद और मंत्री बनाई गई महिलाओं के नाम शुरू से ही संघ परिवार की पावर नेटवर्क में काफी जोर शोर से फुसफुसाए जा रहे थे। इसलिए मैंने बहुत जल्दी सावधानी बरती। जैसे हरदीप पुरी जैसे लोगों के नाम जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी को विशेष सेवाएं प्रदान की थी, वे भी हरदीप और जयशंकर को कैबिनेट में शामिल होते ही धीरे धीरे साझा किए जा रहे थे। 2014 में जब मैं अमेरिका में लेक्चर देने गई, वहां भी उनकी अय्यासी की कहानियां चल रही थी। 12वीं पास स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने ने उन दूसरी स्कैंडल्स को क्रेडेंस दिया जो तब तक जनता की नजरों से छिपे हुए थे। मानसी सोनी वाला स्कैंडल तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। मोदी के करीबी किसी व्यक्ति ने मुझे जेल में बंद आईएएस अधिकारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए पूरे कागजात दे दिए, जो खुद मानसी सोनी के साथ मस्ती कर रहा था। इसके अलावा गुजरात के लोग, जिनमें मोदी के कुछ करीबी भी शामिल थे, ने मुझे उनके गुजरात सीएम रहते हुए महिलाओं के साथ घिनौने किस्म की लेन देन की घिनौनी कहानियां सुनाई। और उससे पहले जब मोदी जी प्रचारक और बीजेपी कार्यधारी थे, तब की भी ये कहानियां सुनकर मैं उनकी मौजूदगी से इतनी घृणा करने लगी कि मैं उन कार्यक्रमों से बचने लगी। यहाँ तक कि शादी के रिसेप्शन से भी, जहाँ मोदी के आने की संभावना होती थी, इन भयानक माहौल से मैं इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि 2014 में गहरी डिप्रेशन में चली गई, जिसने मेरी सेहत पर गहरा असर डाला। पॉन पैडलर अमित मालवीय को बीजेपी का सोशल मीडिया इंचार्ज बनाए जाने ने बीजेपी के टॉप बॉसेस की प्रवृत्तियों को और सबूत दिया। अगर वे दूसरे मोर्चों पर अपना अच्छा प्रदर्शन करते तो शायद मैं उनकी शिकारी यौनिक आचरण को नजरअंदाज कर देती, लेकिन उनकी आक्रामक तरीके से जेनोसाइडल वैक्सीन का प्रचार, हिंदू समाज को कुचलने और हिंदू धर्म को बदनाम करने के नंगे प्रयास, भीमताओं और भीमताओं को संरक्षण देकर हिंदुओं पर घातक हमले करवाना, ग्लोबलिस्ट माफिया के सामने गुलामी भरा आचरण, कठुआ कांड के दौरान हिंदुओं के खिलाफ शैतानी आचरण, जिनका विस्तार से वर्णन मेरी किताब द गर्ल फ्रॉम कठुआ अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद में है। और बहुत कुछ ने मुझे पहले टर्म में ही एहसास करा दिया कि हम एक शैतानी शासक के साथ फंस गए हैं। एक CIA प्लांट जो भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं को समाप्त करने के लिए सत्ता में बैठाया गया है। मोदी की व्यक्तित्व संबंधी विकारों ने मुझे यकीन दिलाया है कि हमें अपने नेताओं की यौनिक भ्रष्टाचार पर कहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मोर्चे पर समझौता करने वाले लोग आसानी से भारत के दुश्मनों द्वारा ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ वित्तीय रूप से भ्रष्ट हैं। जल्द ही मैं सबूत दूंगी कि वे पहले दिन से ही ब्लैकमेल किए जा रहे हैं, इसलिए ये अश्लील 56 इंचिया डींगे। वहीं दोस्तों 58 से बढ़कर 100 आपत्तिजनक वीडियो तक जो आंकड़ा पहुंचा है, उसमें अब और भी नए अश्लील वीडियो सामने आ गए हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। एक एक वीडियो में आप अशोक खरात का काला सच साफ देख सकते हैं, जिसमें वो महिलाओं को लालच देकर बहला फुसलाकर उनके साथ शोषण करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होने के बावजूद, इतनी सेफ्टी से सब कुछ करने के बावजूद भी फर्जी ढोंगी गंदे बाबा कप्तान अशोक खरात की वीडियो आखिर सोशल मीडिया पर क्यों और कैसे वायरल हो गई है, और आखिर दुनिया के सामने आए तो आई कैसे? आखिर अशोक खरात के ऑफिस का वीडियो कैसे लीक हो गया? किसने उसकी काली करतूतों का भंडाफोड़ किया?
इस पूरी खबर में आज हम आपको यही बताएंगे। दरअसल हर बड़े अपराध की कहानी में एक पल ऐसा आता है जब सच खुद रास्ता बना लेता है। दीवारें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दरार ही काफी होती है पूरी इमारत गिराने के लिए। तो वही हुआ इस केस में। नासिक का अशोक खरात केस अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए फर्जी ढोंगी गंदे बाबा कैप्टन अशोक खरात का मामला अब सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि सबूतों का तूफान बन चुका है। अब तक जो बातें फुसफुसाहट में थी वो अब वीडियो के रूप में पूरे देश के सामने खुलकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वीडियो वायरल कैसे हुए, बल्कि यह है कि उस डर और दबाव के माहौल में आखिर किसने वो हिम्मत दिखाई जिसने इस पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस केस में जो सबसे चौंकाने वाला और नया खुलासा हुआ है वो किसी बाहरी एजेंसी से नहीं बल्कि अंदर के सामने आया है। पुलिस कमिश्नर संदीप कार्डिक के मुताबिक ये वीडियो किसी पुलिस कस्टडी से लीक नहीं हुए बल्कि खुद खरात के ऑफिस बॉय ने इन्हें रिकॉर्ड कर सुरक्षित अपने पास सेफ रखा था। यानी जिस सिस्टम पर खरात खड़ा था उसी के अंदर से एक गवाह खड़ा हो गया। यह सिर्फ लीक नहीं, ये एक इनसाइड रिवॉल्ट है। बताया जा रहा है कि ऑफिस बॉय लंबे समय से खरात के कामकाज का गवाह था। उसने पहले खरात के कामकाजों को देखा, उसे समझा और फिर सबूत जुटाने लगा। उसने वीडियोस रिकॉर्ड किए, उन्हें अलग अलग जगहों पर छुपाया ताकि अगर उसके साथ कभी कुछ गलत हो तो सच दब ना सके बल्कि वीडियो वायरल कर दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन इस हिम्मत के पीछे एक दर्दनाक वजह भी सामने आई। आरोप है कि अशोक खरात ने उसी ऑफिस बॉय के 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अश्लील हरकत की थी। इस घटना के बाद ऑफिस बॉय ने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं रहेगा और यही वो पल था जब डर ने हार मानी और सच ने आवाज उठाई। उसने सबूत जुटाए और उन्हें सुरक्षित रखा। अब इस केस की परतें तेजी से खुल रही हैं। खरात के खिलाफ अब तक कई केस दर्ज हो गए जिनमें यौन शोषण, जबरन वसूली से लेकर आर्थिक ठगी तक के गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच में एक अलग पैटर्न सामने आया। आस्था के नाम पर पहले भरोसा दिलाना, फिर शुद्धिकरण का झांसा देना और उसके बाद शोषण करना। जो मना करे उसे डराना, धमकियां देना और ब्लैकमेल का सामना कराना। इस पूरे ऑपरेशन की एक और अहम बात रही है कि गिरफ्तारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई क्योंकि आरोपी के एक कथित राजनीतिक कनेक्शन को देखते हुए जानकारी सीमित रखी गई ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। और यही रणनीति काम आई। एक ऐसा नेटवर्क जो सालों से चल रहा था आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या यह सब इतने लंबे समय तक बिना किसी संरक्षण के चल सकता था? क्या समाज की चुप्पी और सिस्टम की अनदेखी ने ऐसे ढोंगी साम्राज्य को मजबूत किया है? यह मामला सिर्फ एक फर्जी बाबा का नहीं है, यह उस सच का आईना है जहां आस्था के नाम पर अपराध छिपाए हैं। लेकिन याद रखिए, सच चाहे कितना दबाया जाए एक ना एक दिन जरूर सामने आता है और जब आता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं पूरा सिस्टम हिलाकर रख देता है। फिलहाल नई वायरल वीडियो पर अशोक खरात की इन काली करतूतों पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।